हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था रिपोर्टिंग अंडर कारो का। और लास्ट सेशन में हमने क्लॉज नंबर 3, 4, 5, 6 उनको कवर अप किया था। इस सेशन में हम क्लॉज नंबर 7, 8, 9, क्लॉज नंबर 7 स्टेट्यूटरी ड्यूज का, क्लॉज नंबर 8 अनरिकॉर्डेड इनकम का एंड क्लॉज नंबर 9 रीपेमेंट ऑफ ड्यूज का, इन तीन क्लॉजेस को कवर अप करेंगे। क्लॉज नंबर 7 स्टेट्यूटरी ड्यूज का क्लॉज है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, दो सब क्लॉजेस हैं, एक अनडिस्प्यूटेड ड्यूज का और दूसरा डिस्प्यूटेड ड्यूज का। अनडिस्प्यूटेड ड्यूज में जितने भी रेवेन्यू लॉ हैं या एनी अदर स्टेट्यूटरी ड्यू, चाहे वो लेबर का है या एनी अदर स्टेट्यूटरी जो लॉ के अंदर पेएबल है बाय अ कंपनी, वो कवर है। इसके पार्ट नंबर बी में जितने डिस्प्यूटेड स्टेट्यूटरी ड्यूज हैं उनको कवर अप किया गया है। अर्लियर कारो 2016 के अंदर डिस्प्यूटेड ड्यूज में सिर्फ रेवेन्यू लॉस को कवर अप किया जाता था, बट कारो 2020 के अंदर जितने भी डिस्प्यूटेड स्टेट्यूटरी ड्यूज हैं सबको कवर अप किया गया है। ये एक चेंज है कारो 16 से कारो 2020 के अंदर पैरा 3 क्लॉज नंबर 7 का। स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको इसकी एक रीडिंग करा देता हूं, देयर आफ्टर फिर इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टेट्यूटरी ड्यूज, जिन पर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, कंपनी अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करती है, इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेस एंड एनी अदर स्टेट्यूटरी ड्यूज। मींस सारे के सारे जो ड्यूज लॉ की रिक्वायरमेंट के अंदर पेएबल है बाय अ कंपनी, सब की बात कर ली गई। एनी अदर स्टेट्यूटरी ड्यूज वर्ड डाल दिया गया। टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, तो पहली पॉइंट तो रेगुलरिटी के ऊपर हो गया कि क्या कंपनी रेगुलर है, और यदि कंपनी रेगुलर नहीं है, कितना अरियर है आउटस्टैंडिंग स्टेट्यूटरी ड्यूज का एज एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट व्हेन दे बिकम पेएबल, इट शैल बी इंडिकेटेड। सो पैरा 3 के क्लॉज 7 के पार्ट नंबर ए में रेगुलरिटी एंड आउटस्टैंडिंग ड्यूज फॉर ए पीरियड मोर देन 6 months की रिपोर्टिंग है। नंबर 2, where statutory dues referred above have not been deposited on account of any dispute, कितना amount and the forum where the dispute is pending shall be mentioned। तो क्लॉज नंबर 7 के अंदर हमारी डिस्कशन दो चीजों पर आएगी। पैरा 3 क्लॉज 7, इसका ए पार्ट कहता है अनडिस्प्यूटेड, मींस किसी तरह की कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, कंपनी अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करती है। स्टेट्यूटरी ड्यूज, स्टेट्यूटरी ड्यूज मींस जो कंपनी की लायबिलिटी है अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, लॉ के प्रोविजंस के अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए जैसे जीएसटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एटसेट्रा, और लास्ट में एक वर्ड लिखा है एनी अदर स्टेट्यूटरी ड्यूज। तो क्या कंपनी अपने इन अनडिस्प्यूटेड स्टेट्यूटरी ड्यूज को रेगुलरली डिपॉजिट करा रही है विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज? यदि इसका जवाब है यस, तो आप सिंपल रिपोर्ट कर दीजिए कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टेट्यूटरी ड्यूज। बट यदि इसका जवाब है नो,
इन दैट केस आपको अरियर की रिपोर्टिंग करनी है, मींस आउटस्टैंडिंग है, कंपनी रेगुलर नहीं है और आउटस्टैंडिंग है फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट। अब देखिए जरा, नंबर 1 में यहां पर एक छोटे सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक कंपनी अपने प्रोविडेंट फंड को टाइमली डिपॉजिट नहीं कराती, टाइमली डिपॉजिट नहीं करा रही, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन बैलेंस शीट डेट वो सिर्फ 2 मंथ ओल्ड है। तो हमारी रिपोर्टिंग कैसे होगी? हम लिखेंगे कंपनी इज रेगुलर या कंपनी इज नॉट रेगुलर। आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, कंपनी इज नॉट रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द प्रोविडेंट फंड विद द पीएफ अथॉरिटीज। However, no amount exists as on balance sheet date which is outstanding for a period more than 6 months. 6 महीने से ज्यादा पुराना आउटस्टैंडिंग कोई भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए जीएसटी है, जून एंड जुलाई 2020 के मंथ का 31 मार्च 2021 तक भी डिपॉजिट नहीं कराया गया, देन क्या इसकी रिपोर्टिंग आएगी? यस, इट रिक्वायर्स रिपोर्टिंग। इस अमाउंट को हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो यह हो गया, क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग द स्टैट्यूटरी ड्यूज विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज? यदि हां, बात खत्म। यदि नहीं, तो क्या अमाउंट आउटस्टैंडिंग है फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स? नहीं, तो आप सिंपल लिख दीजिए कंपनी इरेगुलर है बट कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स भी नहीं है। लेकिन यदि अमाउंट मोर देन 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है, उसकी आप रिपोर्टिंग कर दो। बी पॉइंट के अंदर हमारी जो डिस्कशन है वो जाएगी अनडिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के ऊपर। डिस्प्यूटेड, जिन स्टैट्यूटरी ड्यूज के ऊपर डिस्प्यूट है, झगड़ा है, और इस डिस्प्यूट के कारण ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया गया विद द अथॉरिटीज। रिजल्ट, इसके अंदर आपको दो चीजें रिपोर्ट करनी है। अमाउंट इन्वॉल्व, कितना अमाउंट अंडर डिस्प्यूट है, एंड द फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग। कमिश्नर अपील के पास, किसी अपीलेट ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो चीजें आपको रिपोर्ट करनी होंगी। तो ये दो पार्ट हैं पैरा 3 क्लॉज 7 के, ए एंड बी। अब इसके रिलेशन में यदि मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं, तो स्टडी मटेरियल ने इसके रिलेशन में ना तो कोई एग्जाम्पल दिया है, ना ही कोई इन्होंने क्वेश्चन दिया। सिंपल इन्होंने इन दो क्लॉजेस को स्टडी मटेरियल में कवर अप किया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। बट जैसे मैंने आपको पहले वाले क्लॉजेस के गाइडेंस नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, तो इसी तरह से इस गाइडेंस नोट के, इस क्लॉज के भी गाइडेंस नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने यहां पर कवर अप किए हैं और आपको करने चाहिए। नंबर 1, एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज वर्ड यूज किया गया है क्लॉज में। इट इंडिकेट दैट क्लॉज कवर ऑल टाइप ऑफ ड्यूज अंडर वेरियस स्टैट्यूट which may be applicable over the company having regard to the nature of its business. नंबर 2, with reference to regularity। अब क्या कंपनी रेगुलर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? मोस्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूज की कुछ ना कुछ ड्यू डेट्स होती हैं कि इस डेट तक आपको ये अमाउंट डिपॉजिट कराना है। 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, इस तरीके से अलग अलग लॉ के अंदर अलग अलग ड्यू डेट्स हैं। तो यदि आपने उन डेट तक इस अमाउंट को डिपॉजिट करा दिया
तो इसका मतलब कंपनी रेगुलर है। लेकिन इन डेज तक नहीं जमा कराया, इसका मतलब कंपनी इरेगुलर है। हाउएवर देयर आर सम टाइप्स ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज जहां पर ड्यू डेट्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी में जब आप कोई आइटम इंपोर्ट करते हैं, कस्टम लॉ के अंदर वो कवर है और उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होनी है, तो जब डिमांड रेज की जाएगी उसकी, जब आपने आइटम को इंपोर्ट किया, तो लॉ के हिसाब से जब आपकी लायबिलिटी अराइज हो रही है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी को पे करने की, तो वहीं पर हम उसको जज करेंगे कि जब लायबिलिटी अराइज हुई और उसके कितने दिन के अंदर उस लायबिलिटी को पे ऑफ करना था, क्या उतने दिन में उस लायबिलिटी को पे ऑफ किया गया या नहीं किया गया। तो हम इस तरीके से रेगुलरिटी को चेक करेंगे इन रिलेशन टू सच टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। विद रेफरेंस टू रेगुलरिटी, the auditor should clearly understand the nature of each statutory due payable by the company before commenting on the same. For instance, regularity is a normal feature in case of certain statutory dues like Provident Fund, ESI, GST, sale tax, etc. But it is not the case in respect of custom duty on import of goods or any demand that arise on some assessment order. तो यहां पर हम रेगुलरिटीज को कैसे प्रिज्यूम करेंगे? इफ द कंपनी डिपॉजिट द अमाउंट एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। तो ये एक रेगुलरिटी के ऊपर गाइडेंस नोट के अंदर पॉइंट था जो यहां पर मैंने कवर अप किया है। देयर आफ्टर फिर इसमें एक कस्टम एक्ट का, जिन्होंने ग्रुप 2 की क्लासेस ले ली हैं, कस्टम एक्ट पढ़ा हुआ है, बॉन्डेड वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है कि जहां पर आप गुड्स को कस्टम से क्लियर कराते हैं, लेकिन नॉट फॉर होम कंजप्शन, रादर फॉर स्टोरेज इन अ वेयर हाउस। तो ऐसी सिचुएशन में जो वेयर हाउस का रेंट है, क्या वो स्टैट्यूटरी ड्यू है? यस, गाइडेंस नोट में इसके बारे में कवरेज की गई है और कहा गया है इट अमाउंट्स टू द स्टैट्यूटरी ड्यू। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स imported and placed in a bonded warehouse, the interest and rent that is required to be incurred under the provisions of Customs Act 1962, it would come under other statutory due, and hence auditor is required to examine and comment upon the regularity of the company in depositing such interest and rent with the custom authorities. Non-payment of advance income tax, ये भी एक डिफॉल्ट है इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। इन केस बैलेंस शीट डेट पर कोई अरियर नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट डेट तक आपने कोई डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है और वो 6 महीने से ऊपर का था। मान लीजिए जून 2020 का कोई स्टैट्यूटरी ड्यू मार्च 2021 में पे किया गया, ड्यू पेड, क्या इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? 31 मार्च 2021 को ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, पे हो चुका है मार्च में ही, आउटस्टैंडिंग नहीं है। बट गाइडेंस नोट कहता है कि यदि कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यू 6 मंथ से ज्यादा अरियर के ऊपर पे किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इन केस वेयर देयर आर नो अरियर ऑन द बैलेंस शीट डेट बट कंपनी हैज बीन इरेगुलर ड्यूरिंग द ईयर इन डिपॉजिटिंग द स्टैट्यूटरी ड्यूज, the auditor should state this fact while reporting under this clause. For the purpose of this clause, disputed का मतलब क्या है? जहां पर पॉजिटिव एविडेंस है या कंपनी के पार्ट पर कंपनी ने कोई एक्शन लिया है, उन्होंने अपील लॉन्च की है, तो एक पॉजिटिव एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए टू प्रूव कि यस, कि जो ये ड्यू है जिसको डिपॉजिट नहीं कराया गया, that is due to the reason of some dispute, to show that company has not accepted the demand for payment of tax or duty. Example, कंपनी अपील में चली गई।
In a relation to these matters, the auditor should obtain a written representation with reference to the date of balance sheet from the management about the cases and the amount which are considered disputed. A written representation that contain a list of the cases and the amount in respect of the statutory dues which are undisputed but outstanding for a period of more than 6 months from the date they become payable. A statement as to the completeness of the information provided by the management. So in relation to the statutory dues, ऑडिटर को मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए. नंबर 1, उन केसेस की जो डिस्प्यूट में है, उनका कितना अमाउंट डिस्प्यूट में है और कौन से फॉरम में वो डिस्प्यूट डील किया जा रहा है. नंबर 2, आउटस्टैंडिंग, यदि कंपनी इरेगुलर है तो कितने आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months, एंड a confirmation about the completeness of the information provided by the management. फिर इसके फॉर्मेट हैं. वैसे तो स्टडी मटेरियल ने कवर कर नहीं रखे, बट एक पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे इसके, उसके बेसिस पर आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये फॉर्मेट आपको याद करने चाहिए. स्टैट्यूटरी ड्यूज विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months, इसका फॉर्मेट कौन से एक्ट के अंडर, ड्यूज की नेचर, अमाउंट, कौन से पीरियड को ये ड्यू बिलोंग करते हैं, ड्यू डेट क्या थी, किस दिन पेमेंट हुई, एंड रिमार्क्स इफ एनी. डिस्प्यूटेड ड्यूज की डिटेल, नेम ऑफ द एक्ट, नेचर ऑफ ड्यूज, अमाउंट, कौन से पीरियड को ये अमाउंट बिलोंग करता है. ये चारों पॉइंट पहले सेम है. आगे फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग एंड द रिमार्क्स इफ एनी. तो ये गाइडेंस नोट के की पॉइंट हैं पैरा 3 क्लॉज नंबर 7 के. इसके रिलेशन में अब स्टडी मटेरियल में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट पास्ट एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस जरूर 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 करनी चाहिए. मैं आपको उन क्वेश्चंस को कवर अप करा रहा हूं क्वेश्चन बैंक में से. As a statutory auditor, how would you deal? During the course of audit of ABC Limited, it is noticed that out of 12 lakh of PF contribution, only 2 lakh has been remitted to the authorities. On inquiry, the chief accountant informed that due to the financial problem, they have not remitted but will remit the same as and when the position improves. इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये डिस्प्यूट है या अनडिस्प्यूटेड है? क्लियरली इट इज अनडिस्प्यूटेड. क्या कंपनी रेगुलर है या इरेगुलर है? कंपनी इरेगुलर है. क्या कोई अमाउंट पड़ा है आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months एज ऑन बैलेंस शीट डेट? ऐसी जानकारी क्वेश्चन में नहीं है. आपको इन सारे पॉइंट्स को अपने आंसर में कवर अप करना होगा. और इसके साथ साथ क्योंकि स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं तो आपको साइमल्टेनियसली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250 के जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी परफॉर्म करना चाहिए और अपने आंसर के अंदर भी आपको ऐसे 250 का रेफरेंस जरूर देना है. इसमें हमने पहले पैरा 3 क्लॉज 7 सब क्लॉज ए की बात की. वही सारी बातें. क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज? यदि नहीं, आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज for a period more than 6 months as on the last day of the financial year. SA 250, it requires the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding compliance with the provisions of those law and regulation
that may have a direct effect on the determination of material amount and disclosures in the financial statement. आपको ध्यान हो यदि तो एसए 250 में हम सारे लॉ को दो कैटेगरीज में बांटते थे, दोज लॉज जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर और दूसरा जो इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। ये स्टैट्यूटरी ड्यूज प्रोविडेंट फंड डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है, तो हमें इस लॉ की कंप्लायंस के एविडेंसेस को कलेक्ट करने की जरूरत है और एविडेंस हमारे सामने है दैट लॉ हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद। तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हमें एसए 250 की अकॉर्डिंग डिटरमाइन करना है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जहां पर भी मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है तो वो हम कवर अप करेंगे और इसके साथ साथ कारों में रिपोर्टिंग आएगी। Non-payment of PF ESI contribution need to be disclosed by the auditor in his report as per the requirement of para 3 clause 7 subclause A. Next question. PQR ने प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट नहीं कराया 10 लाख रुपीस का विद द अथॉरिटीज टिल द ईयर एंड। सेम आंसर। नेक्स्ट, क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज? एंड इफ नॉट, पूरा का पूरा क्लॉज लिख दिया गया और कहा कमेंट करिए। तो आपको वही सारी बातें इसके अंदर लिखनी है कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कमेंट अपॉन रेगुलरिटी। पेमेंट इंक्लूड ऑल स्टैट्यूटरी ड्यूज। यदि कंपनी रेगुलर नहीं है तो आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर मोर देन 6 मंथ और इसके साथ साथ एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लीजिए फ्रॉम द मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। बिग एंड स्मॉल लिमिटेड शो कॉज नोटिस मिलता है जीएसटी डिपार्टमेंट से और वो 25 लाख रुपए की डिमांड रेज की है उन्होंने दिसंबर 20 में। कंपनी ने जनवरी 21 में रिप्लाई दिया और कहा हम लायबल नहीं है फॉर दिस टैक्स। इसके बाद कोई भी एक्शन जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लिया गया जब तक ऑडिट फाइनलाइज्ड हुई टिल 31 मार्च 21। एज द ऑडिटर आपका रोल क्या है? अब इतने पॉइंट से जितना इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में हमें मिला है उसके बेस पर ऐसा लग रहा है अभी तक ये टैक्स क्या है, अनडिस्प्यूटेड है। शो कॉज नोटिस आया, विद डिमांड, कंपनी ने रिप्लाई दे दिया हमारी लायबिलिटी नहीं बनती। उसके बाद अभी आगे कुछ भी नहीं हुआ। अब हो सकता है आगे कुछ हो और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से फर्दर कोई एक्शन लिया जाए, बट अभी तक क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक ऑडिट कंप्लीट हुई तब तक कुछ भी फर्दर कोई एक्शन किसी के पार्ट पर नहीं है। तो ऑडिटर को क्या पैरा 3 क्लॉज 7 सब क्लॉज ए में रिपोर्टिंग करनी चाहिए? पैरा 3 क्लॉज 7 बी में कोई रिपोर्टिंग होगी? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। ऑडिटर नीड नॉट टू रिपोर्ट ऑन दिस। हां, फैक्ट में बी स्टेटेड, फैक्ट में बी स्टेटेड। नेक्स्ट, कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर दी है ऑडिट के लिए। ऑडिट असिस्टेंट की ऑब्जर्वेशन है और वो आपके नोटिस में डाल रहा है 17-18 का असेस इनकम टैक्स 125 लाख का अपील पेंडिंग है। ये क्लियरली पैरा 3 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी का पार्ट हो गया, डिस्प्यूट में है ड्यूज। कस्टम ड्यूटी 85 लाख डिमांड नोटिस आया है बट कोई एक्शन नहीं लिया गया ईदर टू पे और टू अपील। हमें नहीं पता ये डिस्प्यूट में है अनडिस्प्यूट में है। कंपनी की मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी रिपोर्ट में इसको कवर अप करिए। पैरा 3 क्लॉज 7A, पैरा 3 क्लॉज 7B, इनकम टैक्स डिमांड पैरा 3 क्लॉज 7B के अंदर कवर अप होगी। और जहां तक डिमांड नोटिस फॉर कस्टम ड्यूटी की बात है, जिसके लिए कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये आउटस्टैंडिंग भी है।
अब हमें नहीं पता कंपनी इसको अपील में ले जाना चाह रही है या कंपनी अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है। इसके आंसर में मैंने प्रिज्यूम किया है कंपनी अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन कंपनी ने पेमेंट नहीं की और डिमांड नोटिस आया था 15 सितंबर को। 31 मार्च 2021 पर यह आउटस्टैंडिंग खड़ा है। मोर देन 6 मंथ्स हो गए, डिस्प्यूट है नहीं। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं क्योंकि कंपनी अपील में भी नहीं गई, अभी तक अपील में भी नहीं गई, तो यह प्रिज्यूम किया जा सकता है कंपनी डिस्प्यूट नहीं कर रही इसके ऊपर। पे भी नहीं किया तो मतलब कंपनी रेगुलर नहीं है। तो हम इसको पैरा 3 क्लॉज 7 के अंदर कवर अप कर लेंगे, सब क्लॉज ए में। पैरा 3 क्लॉज 7 सब क्लॉज ए में हम इसको कवर अप कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन थे स्टैट्यूटरी ड्यूज के ऊपर। ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बिग एंड स्मॉल का भी हो गया, डिस्प्यूट वाला भी हो गया। बस इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पैरा 3 क्लॉज नंबर 8, नया क्लॉज ऐड हुआ है, अनरिकॉर्डेड इनकम। नया क्लॉज है, इसके ऊपर भी स्टडी मटेरियल में ऐसा कुछ खास नहीं है और ना ही इसके ऊपर पास्ट में कोई क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि क्लॉज ही नया ऐड हुआ है। वेदर एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम। टाइम टू टाइम अंडर द प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन लॉ गवर्नमेंट वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम लेकर आती है, वीडीआईएस स्कीम। और उस स्कीम के अंदर असेसिस को कहा जाता है कि यदि आपने कोई इनकम अर्न की है जिसका आपने पास्ट में डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो आप इस स्कीम का फायदा उठाकर इतना टैक्स पे कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो यदि ऐसी कोई इनकम किसी भी कंपनी ने सरेंडर की है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर या फिर उसको डिस्क्लोज किया है, वो इनकम जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई थी, पहले आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, उसकी रिपोर्टिंग यहां पर आएगी। वेदर एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर। यदि हां, देन कितना अमाउंट है उस अनरिकॉर्डेड इनकम का जो आपने डिस्क्लोज किया है, क्या अब आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में डील कर किया? हैज बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। क्या करंट ईयर में आपने उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, अब उसका इफेक्ट दिखाया है? जो इनकम आपने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, पहले डिस्क्लोज नहीं की थी, अब आपने सरेंडर की, डिस्क्लोज की, तो क्या प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम को, प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड पास्ट में रिकॉर्ड नहीं किया था, अब आपने जब उसको डिस्क्लोज किया तो क्या अब उसका इफेक्ट दिखाया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर या नहीं? ये हमारा छोटा सा क्लॉज है, क्लॉज नंबर 8, पैरा 3 क्लॉज नंबर 8। अनरिकॉर्डेड इनकम डिस्क्लोज्ड or surrendered during the current year? If yes, whether previously unrecorded income appropriately reflected या recorded in
बुक्स ऑफ अकाउंट। ये है पैरा 3 क्लॉज नंबर 8 अनरिकॉर्डेड इनकम का। अब चलते हैं पैरा 3 क्लॉज नंबर 9, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए वेरी सिंपल क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्लॉज। ये कहता है क्या कंपनी ने कोई लोन या फाइनेंशियल कोई लोन या बोरोविंग किसी बैंक से, गवर्नमेंट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर होल्डर से जो पैसा ले रखा था, क्या उनको पे करने में, रीपे करने में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट किया है क्या? वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट, किसका? लोन का, और अदर बोरोविंग्स और इंटरेस्ट। यदि हां, आपको पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट को रिपोर्ट करना है, और फॉर्मेट ऑर्डर ने ही खुद बता रखा है। नेचर ऑफ बोरोविंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, मान लीजिए टर्म लोन लिया गया था। नेम ऑफ लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितने अमाउंट जो ड्यू डेट पर पे नहीं हुआ, लेट से 10 करोड़। प्रिंसिपल था या इंटरेस्ट था? प्रिंसिपल। कितने दिन हो गए डिले या अनपेड किए? लेट से 135 दिन। रिमार्क्स स्टिल अनपेड। 31 मार्च बैलेंस शीट डेट पर भी ये आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, स्टिल अनपेड। इस तरह से आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर जितने भी डिफॉल्ट हैं वो बताने हैं। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि यदि आपने डिबेंचर्स को भी कवर अप कर लिया, तो डिबेंचर होल्डर की आपने टाइम पर पेमेंट नहीं की, तो बहुत सारे डिबेंचर होल्डर हैं, क्या एक एक डिबेंचर होल्डर की डिटेल ऑडिटर देगा यहां पर? तो ऑर्डर में ही क्लैरिफाई किया गया है कि जो डिबेंचर्स की डिटेल है वो एग्रीगेट में, और बाकी सब जगह पर लेंडर वाइज डिटेल आ जाएगी। लेंडर वाइज डिटेल आपको इंडिविजुअल डिटेल देनी है यदि डिफॉल्ट हुआ बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या गवर्नमेंट का, बट डेट सिक्योरिटीज के केस में एग्रीगेट के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो पॉइंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, यही वाला डिफॉल्ट का, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या कंपनी डिक्लेयर की गई है विलफुल डिफॉल्टर? जानबूझकर किसी पर्सन ने कंपनी के ने लोन बोरोविंग का पैसा नहीं दिया, एंड एज ए रिजल्ट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है। नंबर 3, जिस पर्पस के लिए, अच्छा ये तो दोनों हो गए रीपेमेंट ऑफ ड्यूज के रिलेशन में। अब है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये भी इसी में डाल दिया गया। क्या टर्म लोन जिस पर्पस के लिए लिए गए थे उसी पर्पस के लिए यूज किए गए? यदि नहीं, कितना पैसा डाइवर्ट किया गया, किस पर्पस के लिए यूज किया गया? मान लो टर्म लोन लिया गया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यह पर्पस था, लेकिन उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया गया और उससे एक 4 व्हीलर खरीद लिया गया, कार खरीद ली गई। डाइवर्जन ऑफ फंड्स। अच्छा, इसमें यहां पर एक पॉइंट है, वो एग्जाम में भी पहले पूछा जाता था, दैट इज इन रिलेशन टू रीशेड्यूल, सॉरी दैट इज इन रिलेशन टू टेम्पररी डिपॉजिट। आपने टर्म लोन ले लिया बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, बट लोन का पैसा आ गया आपके खाते में, लोन का पैसा आपके खाते में आ गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, आपने कोई टर्म लोन लिया और आपने कहा बिल्डिंग बनानी है, पैसा दे दो। बैंक ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, सब कुछ चेक किया और बैंक ने 25% पैसा लोन का दे दिया कि हाँ बना लो, जब बन जाएगा बाकी का पैसा तब देंगे। लेकिन अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से स्टे ऑर्डर आ गया कि इस जगह पर यह बिल्डिंग नहीं बन सकती, और इसके ऊपर कंपनी ने अपील कर दी कि हमारी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है और हमें एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से भी इसकी इजाजत है, ये बेशक ग्रीन एरिया है बट हमने कंस्ट्रक्शन की इजाजत ली हुई है, तो मैटर अंडर हियरिंग है और लगता है 4-5 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा।
अब 4-5 महीने के लिए अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहे, बैंक तो अपना ब्याज छोड़ेगा नहीं। कंपनी ने क्या किया, इस पैसे की एफडी करा दी 5 महीने के लिए। देन क्या इसकी रिपोर्टिंग होगी? टर्म लोन लिया गया था, पैसा रेज किया गया था, किस पर्पस के लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हाउएवर, जब तक इस पैसे को यूज नहीं किया गया तब तक टेम्परली इसको डिपॉजिट करा दिया गया बैंक में, एफडी करा दी गई। तो क्या इसकी रिपोर्टिंग है? बिल्कुल, हमें इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा और फैक्ट हम बता देंगे कि क्यों इसको यूटिलाइज किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एफडी। फंड लिए गए शॉर्ट, ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, यूज किए गए लॉन्ग टर्म। फंड रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म, लाइक फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल लोन है, ओवरड्राफ्ट, सीसी लिमिट, बिल परचेज, डिस्काउंटिंग। लॉन्ग टर्म, आपने वर्किंग कैपिटल के पैसे को मशीनरी परचेज के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज किया। नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। रिवर्स की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करें वो इसमें आ जाएगा कि आपने पैसा किसी और पर्पस के लिए लिया और यूटिलाइज किसी और में किया, वो इसमें आएगा। लेकिन लिया है शॉर्ट टर्म पर, अप्लाई कर लिया लॉन्ग टर्म पर, तो आपका सी में भी आएगा और डी में भी आएगा। सी और डी दोनों क्लॉजेस के अंदर इसकी रिपोर्टिंग होगी। वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन, किस लिए? टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर्स। क्या कंपनी ने उधार का पैसा लिया है? किसके लिए? सब्सिडियरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर्स की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। यदि हां, नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन एंड अमाउंट इन ईच केस इज टू बी रिपोर्टेड। ये भी नया पॉइंट ऐड हुआ है। Whether the company has raised loan during the year on the pledge of securities, जो सिक्योरिटी, जो इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी है किसमें? सब्सिडियरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स में, उसकी डिटेल दीजिए और बताइए क्या कंपनी ने ऐसे किसी लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है क्या? यदि लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो लेंडर क्या कर सकता है? इन सिक्योरिटीज को, क्योंकि वो सिक्योरिटीज ऑलरेडी असाइंड होंगी लेंडर्स के नाम पर, वो हो सकता है सब्सिडियरीज को के रिकॉर्ड में इन सिक्योरिटीज को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लें और फिर उस सिचुएशन में ये जो सब्सिडियरी आज की डेट में सब्सिडियरी थी कंपनी की, तो ये कंपनी की सब्सिडियरी नहीं रहेगी। तो ये रिपोर्टिंग भी हमें करनी होगी, क्या कंपनी ने किसी सब्सिडियरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स, उनकी सिक्योरिटीज को प्लेज करके कोई पैसा उधार लिया है, और यदि हां तो उसकी डिटेल दो। और साइमल्टेनियसली यदि जो लोन लिया गया है सिक्योरिटीज को प्लेज करके, उस लोन की टाइमली रीपेमेंट की है या नहीं की, डिफॉल्ट किया तो उसकी डिटेल भी हमें देनी होगी। तो नाउ अब जो पैरा 3 क्लॉज नंबर 9 है, इसके अंदर 6 पॉइंट आ गए। पहले 2 पॉइंट आपको काफी सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे, अगले 2 पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट के 2 पॉइंट ये नए ऐड हैं जो इन रिलेशन टू सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर के रेफरेंस में जा रहे हैं। तो इसको एक बार तो मैं आपको स्टडी मटेरियल से दिखा दूं, क्योंकि इसके रिलेशन में स्टडी मटेरियल में 2 एग्जाम्पल भी हैं और एक क्वेश्चन भी है। फिर हम इसको और फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ये चल रहा है हमारा क्लॉज नंबर 9, ए बी सी डी ई एफ। 6 पॉइंट हम सारे के सारे कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद फिर बढ़ते हैं जहां इन्होंने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल नंबर 18 तो मैं आपको करा चुका हूं, पैरा 3 क्लॉज 2 का था। एग्जाम्पल नंबर 19, के लिमिटेड, इसने एक टर्म लोन लिया है फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 200 लाख, 2 करोड़ का, 40 लाख रुपीस की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होना था।
31 मार्च 2016 में पहली इंस्टॉलमेंट जानी थी। कंपनी ने 16-17 की इंस्टॉलमेंट दे दी, 18-19-20 की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज सॉट रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन, कंपनी ने रीशेड्यूलमेंट के लिए अप्लाई किया। रीशेड्यूलमेंट क्या होती है कि हम टाइम पर पे नहीं कर पा रहे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, आप हमारे लोन को 5 इंस्टॉलमेंट की जगह 10 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दो, जितना इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको भी प्रिंसिपल बना दो और उसको भी इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दो। रीशेड्यूलमेंट के लिए अप्लाई किया। जब रीशेड्यूल हो जाता है लोन तो उस टाइम पर जितने ड्यू अमाउंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और नए तरीके से ड्यू डेट्स आती हैं और नया अमाउंट ड्यू होता है। लेकिन अप्लाई किया है ना, अभी तक बैंक ने रीशेड्यूल तो नहीं किया। जब तक रीशेड्यूल नहीं होता तब तक ये डिफॉल्ट परसिस्ट करता है और हमें रिपोर्टिंग करनी है। सिर्फ एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होगा। ये गाइडेंस नोट की बात है, स्टडी मटेरियल ने क्वेश्चन में इसको कवर अप कर रखा है, बट एज सच गाइडेंस नोट के अंदर कोई गाइडेंस नोट के तो पॉइंट स्टडी मटेरियल ने एज सच उठाई ही नहीं, बट यहां पर इन्होंने इसके बारे में एक लाइन लिखी है, एप्लीकेशन फॉर रीशेड्यूलिंग विल नॉट चेंज द डिफॉल्ट पोजीशन। पहले तो सारा पैरा 3 क्लॉज 9 उसके ए पार्ट को रिपोर्ट किया और ये उसका बी पार्ट रिपोर्ट किया। पहले तो क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर बोरोविंग्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? यदि हां, देन नेचर ऑफ बोरोविंग, नेम ऑफ लेंडर, पीरियड, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड, जो मैंने आपको फॉर्मेट अभी दिखाया था। ऑडिटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? के लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया है। Auditor shall report in his Caro report that company has defaulted in the repayment of dues. इस पॉइंट को मैंने गाइडेंस नोट के अंदर कवर अप कर रखा है। गाइडेंस नोट के अंदर पॉइंट्स हैं हमारे, ये रहा पॉइंट नंबर 3, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रीशेड्यूलमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग। Reschedulement, restructuring, it does not mean that no default has occurred. तो रीशेड्यूलमेंट से डिफॉल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, डिफॉल्ट विल बी कंसीडर्ड एज डिफॉल्ट ओनली। हां, जब रीशेड्यूलमेंट हो जाएगा तो पुराना डिफॉल्ट खत्म हो जाता है। तो एक तो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल ने ये डाला हुआ है, ये हमारी बुक में भी कवर है, मैं अभी दिखा दूंगा। दूसरा 20वां एग्जाम्पल, स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल नंबर 20, एलएम लिमिटेड, उन्होंने एक टर्म लोन लिया है 3 करोड़ रुपीस का फ्रॉम अ बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री। कंस्ट्रक्शन में डिले था तो इन्होंने टेम्पररी उसको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर दिया। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए, इट्स ओके। एज पर क्लॉज 9 आपको रिपोर्ट करना होता है क्या टर्म लोन्स आर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द टर्म लोन्स वर अवेल्ड फॉर। इन द प्रेजेंट केस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा यूज नहीं हुआ और टेम्पररी इन्वेस्ट कर दिया गया इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। हियर द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द फैक्ट इन हिज रिपोर्ट दैट pending the utilization of term loan for construction of factory, the funds were temporarily used for the purpose other than the purpose for which the loan was obtained. ये भी गाइडेंस नोट का पॉइंट है, ये भी मैं आपको साथ साथ बुक से कवर करा देता हूं। समटाइम्स, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, कंपनीज may temporarily invest the surplus funds pending the utilization for the purpose for which the funds were arranged. In such cases, the auditor should mention the fact
that pending utilization of the term loans for the stated purpose, the funds were temporarily used for the purpose other than for which they were raised, but ultimately utilized for the stated end use. तो ऐसे पॉइंट यदि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त ही साथ साथ कवर अप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका एप्रोप्रिएटली आंसर दे सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन में रीशेड्यूलमेंट की बात की, दूसरे क्वेश्चन के अंदर टेम्पररी इन्वेस्टमेंट की बात की, कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी मटेरियल ने कहीं नहीं दिखाया। हां, जब इन्होंने ये एग्जाम्पल्स दिए थे, ये एग्जाम्पल, तो इसके अंदर इन्होंने गाइडेंस नोट के काफी सारी चीजों को कवर अप करना शुरू कर दिया और हमने क्लॉज वाइज ही उनको कवर अप किया हुआ है। तो दो तो ये एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 19 एंड एग्जाम्पल नंबर 20। इसके अलावा स्टडी मटेरियल में इसके जो लास्ट में क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के अंदर भी क्लॉज 9 पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, a term loan was obtained from a bank for rupees 80 lakhs for acquiring R&D equipment, research and development equipment, जिसमें से 15 लाख रुपए एक कार को खरीदने के लिए यूज किए गए ऑफ द कंसर्न्ड डायरेक्टर, जो R&D एक्टिविटीज को लुक आफ्टर कर रहा है। R&D की एक्टिविटीज को लुक आफ्टर करने वाले डायरेक्टर के लिए कार ली, तो क्या ये R&D का इक्विपमेंट हो गया? नो। हाउ वुड यू रिपोर्ट अंडर कारो? द टर्म लोन्स आर नॉट अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड्स वर रेज्ड। इसका आंसर भी दिखा दूं, 7th क्वेश्चन का आंसर, पैरा 3 क्लॉज 9, यूटिलाइजेशन ऑफ टर्म लोन्स। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 9, auditor is required to report whether the term loan were applied for the purpose for which those were obtained. If not, amount of loan so diverted and the purpose for which it is used may be reported. Auditor should examine the terms and conditions of the term loan with the actual utilization. और यदि funds not utilized for the purpose, auditor should report the fact. Present case में टर्म लोन लिया गया था R&D इक्विपमेंट के लिए, खरीदी गई कार cannot be considered as R&D equipment and hence auditor should state the fact in his report. So this is about para 3 clause number 9. तो para 3 clause number 9 के अंदर हमने 6 पॉइंट पढ़े। पॉइंट ए और बी एक जैसे हैं, सी और डी इकट्ठे चलते हैं, ई एफ अलग चलेंगे। ए डिफॉल्ट किया गया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरोविंग्स टू एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज। विलफुल डिफॉल्टर, क्या किसी बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है? सी, term loans were utilized for the purpose for which the loan were obtained. The funds raised for short term purpose applied for long term. Any loan availed to meet the obligations of subsidiaries, associates, joint ventures. And last point कि subsidiaries, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर की सिक्योरिटीज को प्लेज करके क्या कोई लोन अवेल किया गया है, और यदि हां तो क्या उस लोन की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया गया है? तो ये 6 क्लॉजेज हैं जो पैरा 3 क्लॉज नंबर 9 के अंदर कवर अप होते हैं। अब मैं आपको गाइडेंस नोट के 3 पॉइंट तो मैंने आपको करा दिए, 2-3 पॉइंट जो क्वेश्चन में कवर थे, बट इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और मैंने बुक में कवर अप किया है, तो एक बार वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं।
auditor should report the period and amount of all default that exist at the balance sheet date irrespective कि ये डिफॉल्ट कब हुए थे. दैट मीन्स यदि डिफॉल्ट हुआ है 2019 में, आप रिपोर्ट कर रहे हैं 31 मार्च 2021 को और ये डिफॉल्ट आज भी कंटिन्यूड है, क्या रिपोर्ट होगा? जी हां, आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा. दिस डिफॉल्ट नीड्स टू बी रिपोर्टेड यदि ये डिफॉल्ट परसिस्ट कर रहा है तो. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सब बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सब आएंगे. रीशेड्यूलमेंट की एप्लीकेशन से सिचुएशन चेंज नहीं होगी. टर्म लोन्स, they are provided by bank and financial institution for acquisition of capital asset which they become the securities. means जिस एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने टर्म लोन लिया, जनरली वही एंड यूज होता है. लाइक आपने किसी मशीनरी के लिए टर्म लोन लिया, मशीनरी की ही सिक्योरिटी है और मशीनरी को के लिए ही आपको उसको यूज करना होता है. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस में टर्म लोन उसका यूटिलाइजेशन एंड यूज फिक्स्ड होता है. ऑर्डर इज साइलेंट एज टू टर्म लोन फ्रॉम whom? क्या सिर्फ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब हम इसको पढ़ते हैं लोन और अदर बोरोविंग, उसका कोई डिफॉल्ट है क्या? तो इसमें क्या सिर्फ बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट यही कवर होंगे? नो, सारी एंटिटीज को कवर अप किया जाएगा. गाइडेंस नोट ने क्लियरली मेंशन किया है. दैट मीन्स द टर्म लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंटिटीज और पर्सन अदर देन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड आल्सो बी एग्जामिन्ड. मीन्स यदि टर्म लोन सब्सिडियरी कंपनी से ले रखा हो, टर्म लोन सब्सिडियरी कंपनी से ले रखा हो और आप उसकी रिपेमेंट नहीं कर रही है कंपनी, क्या इसकी रिपोर्टिंग होगी? जी हां, यहां पर लेंडर है सब्सिडियरी कंपनी. तो इट डज नॉट मैटर कि आपने लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना लेकर किसी कंपनी से लिया और इवन किसी डायरेक्टर से लिया, मान लो पर्सनल लोन, देन आल्सो डिफॉल्ट किया तो रिपोर्टिंग होगी. यदि टर्म लोन लिया गया है अगेंस्ट टाइटल डीड, जिसको आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, एफडीआर एनएससी के अगेंस्ट डिमांड लोन कहते हैं, यहां पर जनरली एंड यूज फिक्स्ड नहीं होता कि किस पर्पस के लिए पैसे को यूज किया जाना है. लेंडर इज नॉट कंसर्न्ड विद द पर्पस फॉर विच द लोन इज बीइंग ऑब्टेन्ड. तो ऑडिटर क्या करे? एंड यूज ही क्लियर नहीं है. फॉर व्हाट पर्पस द अमाउंट इज टू बी यूटिलाइज्ड, इट इज नॉट क्लियर एट ऑल. तो जब कोई चीज क्लियर नहीं है तो जबरदस्ती हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो किस पर्पस के लिए लिया गया था, या फिर आप इस फैक्ट को रिपोर्ट में लिख दीजिए दैट इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन we are unable to state whether the funds were used for the purpose for which it is obtained, as end use is not clear at all. End use of the fund is not clear. That in the absence of any stipulation regarding the utilization of loan from the lender, auditor is unable to comment whether the term loans have been applied for the purpose for which the loans were obtained. Reporting format, nature of fund raise, details of default, amount, क्या उस डिफॉल्ट को सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाई कर दिया गया या नहीं किया गया. क्वेश्चन इसके आई थिंक सारे हमारे हो चुके. ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, R&D इक्विपमेंट वाला ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री का ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था. ये एक और क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा देता हूं. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21, LM प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने बोरो किया टर्म लोन 1 करोड़ 20 लाख का, जिसमें 1 करोड़ रुपीस मशीनरी के थे, 20 लाख इरेक्शन के थे.
31 मार्च 2021 को कैपिटल और फ्री रिजर्व 50 लाख के हैं, टर्नओवर 7 करोड़ 50 लाख की है। कारो अप्लाई होगा क्या? पहली बात तो यही हो गई, कैपिटल 50 लाख 1 करोड़ से नीचे, टर्नओवर 7 करोड़ 50 लाख 10 करोड़ से नीचे। बट लोन देखना है अभी आउटस्टैंडिंग कितना था। बैंक ने 1 करोड़ रुपया वेंडर को दे दिया 31 दिसंबर को। मशीनरी कंपनी के यार्ड्स में पहुंच चुकी है। 28 फरवरी को 20 लाख रुपीस भी बैंक ने कंपनी के करंट अकाउंट में डाल दिए और कंपनी ने सारा पैसा यूज कर लिया फॉर रेनोवेटिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग। आउटस्टैंडिंग लोन 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ से ऊपर है। कंपनी बेशक प्राइवेट है, कारो अप्लाई होगा एज आउटस्टैंडिंग लोन एक्सीड्स ₹1 करोड़। मशीनरी को कैपिटल स्टॉक अंडर कंस्ट्रक्शन रखा गया। कमेंट एज टू द रिपोर्टिंग इश्यूज, टर्म लोन लिया गया है मशीनरी की इरेक्शन के लिए, यूटिलाइज किया गया फॉर रेनोवेटिंग द ऑफिस बिल्डिंग। द पर्पस फॉर विच द टर्म लोन is obtained, the money that is raised from the term loan is not being utilized for that purpose and hence auditor is required to report the fact। तो ये हमारा क्लॉज नंबर 9 था। इसका आंसर देखिए क्वेश्चन बैंक में क्या है। सबसे पहले तो बात की गई कि कारो की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल होगी। क्यों? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बोरोइंग एक्सीड 1 करोड़ रुपीस। पैरा 3 क्लॉज 9 सब क्लॉज सी, टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन्ड, इफ नॉट द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड नीड्स टू बी रिपोर्टेड। प्रेजेंट केस में क्या हुआ, ये सारी कहानी क्वेश्चन से आ जाएगी। ऑडिटर इज अंडर ऑब्लिगेशन to report on the matters covered under CARO as borrowing exceed ₹1 crore, term loan for erection utilized for renovation of administrative office building, and hence auditor is required to state the fact in his audit report। तो ये था हमारा पैरा 3 का क्लॉज नंबर 9, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्लॉज 9 के सब क्लॉज ए और बी एक कैटेगरी बन गई, सी और डी दूसरी कैटेगरी बन गई, ई और एफ तीसरी कैटेगरी बन गई। ये ऑल टूगेदर न्यू क्लॉजेज हैं, पहले कभी किसी कारो में नहीं आए। ये वाला क्लॉज पुराना क्लॉज है, कारो 2016 में भी था। ये वाला क्लॉज कारो 2003 में था, 16 में नहीं था। ये वाला बी क्लॉज एक नया क्लॉज है। ए ये ओल्ड, पहले भी सारे कारों के अंदर हुआ करता था। तो ये हो गए हमारे पहले 9 क्लॉजेस। तो टोटल क्लॉजेस कितने हैं? पैरा 3 में क्लॉज नंबर 1 से लेकर पैरा 3 क्लॉज 21 तक है। हमने पैरा 3 1 से लेकर 3 9 को कवर अप कर लिया और इसके अलावा एप्लीकेबिलिटी के साथ ही मैंने आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में पैरा 3 क्लॉज 21 भी करा दिया था। टोटल हमारे 10 क्लॉजेस हैं जिनको हम कवर अप कर चुके हैं और जिसमें से काफी क्लॉजेस जो इसके बड़े बड़े क्लॉज थे वो हो चुके। इसके बाद 2 या 3 क्लॉज ही हैं जिनके ऊपर सब्सटेंशियल टाइम हमारा लगेगा, बाकी सारे क्लॉज तो छोटे छोटे से क्लॉज हैं। तो इस सारे क्लॉजेस को हम टाइम साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल को भी हम साथ साथ हमने कवर अप किया है। तो आपको भी एक काम करना है
क्लास के बाद फिर एक बार रिवीजन लेनी है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, जितने क्लॉजेस हम एक बार में डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ करती है। तो इस सेशन को हम करेंगे यहीं पर ओवर, और नेक्स्ट सेशन में पैरा 3 क्लॉज 11 अगेन एन इंपॉर्टेंट क्लॉज, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, उसके साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।